नमस्कार गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स किस प्रकार से काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर और इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, और हम अपने इस आर्टिकल के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल फंड्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड क्या है। तो गाइज आज हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करेंगे और उसकी हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। जो आर्टिकल मैंने लिया है, जो पैसेज मैंने लिया है, वो दो तरह से हमारे काम करेगा। पहले तो हम हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी उसकी ट्रांसलेट करेंगे, और दूसरा आपको ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में भी हेल्प करेगा। तो गाइस शुरू करते हैं हम अपने आर्टिकल को। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? A mutual fund is a pool of money managed by a professional fund manager. म्यूचुअल फंड क्या है? एक पूल ऑफ मनी है जो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा। ठीक है, जैसे हम शेयर मार्केट में डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खुलवाकर और हम उसमें पर्टिकुलर शेयर में पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलर किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर में, या कोई और जैसे मेटल है, या कोई कंपनी मान सकते हैं जैसे रिलायंस है, जियो है, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, या फिर बजाज फाइनेंस। तो बहुत तरह की कंपनियां हैं, उसके अंदर डायरेक्ट हम एक पर्टिकुलर अमाउंट पर उस स्टॉक को खरीदते हैं। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस को हम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, और वहाँ पर जो मैनेजर्स लोग होते हैं, फंड मैनेजर्स लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हमारे पैसे को शेयर मार्केट के अंदर इंडिविजुअल कंपनियों के अंदर अलग अलग हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और हमारे को एक एवरेज रिटर्न देते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ ए ट्रस्ट दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स who share a common investment objective and invest the same in equity, bonds, money, market instruments and और अदर सिक्योरिटीज़। तो ये एक ट्रस्ट है जो कि कलेक्ट करता है मनी को हमारे फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, यानी हम जैसे लोगों से, इन्वेस्टर्स से ये पैसा हमारा इकट्ठा करता है। और फिर क्या करता है? हु शेयर से कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और एक कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को शेयर करता है। एंड इन्वेस्ट द सेम, यानी हमारा जो पैसा है उसी पैसे को वो किस में इन्वेस्ट करता है? इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, या अदर सिक्योरिटीज़ हैं। यानी मार्केट के कहने का डायरेक्ट मतलब यही है कि वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ये शेयर मार्केट के अंदर इक्विटीज़ हैं, बॉन्ड है, वहाँ पर ये लिस्टेड होते हैं। एंड द इनकम ये गेन्स जनरेटेड फ्रॉम दिस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड proportionately among the investors after deducting applicable expenses and levies। यानी जो हमारा उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है या प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से जो गेंस हमारे को जनरेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अनुपातित रूप में। किसको? जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी हम जैसे लोगों को ही, और फिर हमारे को उसके ऊपर रिटर्न मिल जाता है आफ्टर डिडक्टिंग एप्लीकेबल एक्सपेंसेस। और उसमें से कुछ एप्लीकेबल एक्सपेंसेस होते हैं, उनके खर्चे होते हैं, तो वो 1% के लगभग हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसमें से काट के और हमारे को दे दिए जाते हैं। बाय कैलकुलेटिंग अ स्कीम नेट एसेट वैल्यू और एनएवी, यानी वहाँ पर जैसे हम शेयर मार्केट में देखते हैं तो शेयर मार्केट की एक मार्केट प्राइस होती है, उस मार्केट प्राइस पे ख़रीदा और बेचा जाता है कोई स्टॉक को। लेकिन यहाँ पर होती है नेट एसेट वैल्यू, यानी जिस प्रकार से स्टॉक की वैल्यू होती है वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होती है, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। तो वो एक प्रकार से स्टॉक का प्राइस होता है और उसी के ऊपर हमारे को वो अलॉटमेंट होता है। सिंपली
पुट द मनी पुल्ड इन बाय ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इज़ व्हाट मेक्स अ म्यूचुअल फंड। यानी ज़्यादातर जो हम लोग मार्केट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो किसके पास चला जाता है, म्यूचुअल फंड हाउस के पास में से चला जाता है और वो वहाँ पर उस पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। हियर्स अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए म्यूचुअल फंड यूनिट। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल वे है। लेट्स से दैट देर इज़ ए बॉक्स ऑफ 12 चॉकलेट्स कॉस्टिंग ₹40। जैसे हम कह सकते हैं, यानी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 12 चॉकलेट्स का एक बॉक्स है जिसकी कॉस्ट ₹40 है। 4 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू बाय द सेम, और 4 फ्रेंड्स हैं वो उसको खरीदने के लिए डिसाइड करते हैं, बट दे हैव ओनली ₹10 एंड द शॉपकीपर ओनली सेल्स बाय द बॉक्स। यानी ₹40 का बॉक्स है, 12 चॉकलेट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं और चारों फ्रेंड्स के पास में 10-10 रुपये हैं, ठीक है। लेकिन शॉपकीपर उनको एक बॉक्स के रूप में ही आपको देगा, यानी ₹40 में ही देगा आपको, इंडिविजुअल चॉकलेट्स नहीं बेच रहा। तो 10-10 रुपये चारों जो फ्रेंड्स हैं वो लगाकर और उस बॉक्स को खरीद लेते हैं। सो द फ्रेंड्स देन डिसाइडेड टू पूल इन ₹10 एंड बाय द बॉक्स ऑफ 12 चॉकलेट्स। और जो फ्रेंड्स हैं वो 10-10 रुपये लगा के उसको पूल करके और उस चॉकलेट का जो 12 चॉकलेट्स का बॉक्स है उसको खरीद लेते हैं। नाउ बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर, यानी 10-10 रुपये लगाए वो उनका कंट्रीब्यूशन होगा। दे ईच रिसीव्स 3 चॉकलेट, और उनको 12 चॉकलेट है तो 3-3 चॉकलेट उनको मिल जाती है, यानी 3 यूनिट मिल जाती है। इफ़ इक्वेटेड विद म्यूचुअल फंड्स। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। अब आप 1 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 40 है, 40 को 12 से भाग कर देंगे, यानी ₹3.33 की एक चॉकलेट मिलेगी। सो इफ़ यू वर टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ यूनिट्स 3 विद द कॉस्ट 3.33, यू गेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10। यानी एक मेंबर की पास में 3 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट का प्राइस है वो ₹3.33 है, तो उनका इन्वेस्टमेंट एक मेंबर का कितना हो गया, ₹10, और 4 मेंबर का हो गया ₹40। दिस result in each friend being a unit holder in the box of chocolates that is collectively owned by all of them, with each person being a part of owner of the box। यानी अब 12 चॉकलेट्स हैं और एक बॉक्स है 40 रुपये का, तो उसके ऊपर हर चॉकलेट के ऊपर हर व्यक्ति का, यानी एक चॉकलेट के ऊपर ₹3.33 कॉस्ट आ रही है, तो सब चॉकलेटों के ऊपर ₹3.33 के हिसाब से चारों मेंबर का पैसा उन चॉकलेट के बॉक्स के ऊपर लगा होगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नेट एसेट वैल्यू और NAV। और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है या NAV क्या होती है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। जस्ट लाइक एन इक्विटी शेयर हैज़ एन ट्रेडेड प्राइस, जिस प्रकार से किसी स्टॉक का, किसी इक्विटी का, यानी शेयर मार्केट के अंदर किसी एसेट का ट्रेडेड प्राइस होता है, यानी उसकी प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है। अ म्यूचुअल फंड यूनिट हैज़ नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, और उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होती है पर यूनिट की। द NAV इज़ द कंबाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फंड ऑन एनी पर्टिकुलर डे। यानी किसी पर्टिकुलर डे में जो NAV है वो क्या होगी, कंबाइंड मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की, बॉन्ड्स की, सिक्योरिटीज़ जो कि उस फंड के अंदर इन्वेस्टेड होगी, एज रिड्यूस्ड बाय परमिटेड एक्सपेंसेस एंड चार्जेस, और उसके अंदर से जो भी एक्सपेंसेस चार्जेस वो हटाकर। NAV per unit represents the market value of all the units in mutual fund scheme on a given day, net of all expenses and liabilities plus income occurred divided by the outstanding number of units in the scheme. Mutual funds are ideal for investors who either lack large sum of investment or for those who neither have the inclination nor the time to research the market। यानी म्यूचुअल फंड आइडियल उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो कि जिनके पास में हु आइदर लैक्स लार्ज सम्स फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास में कम पैसा होता है, उनके लिए म्यूचुअल फंड आइडियल होता है। या फिर जिनके पास में हु नाइदर हैव द इंक्लिनेशन नॉर द टाइम टू रिसर्च द मार्केट,
या फिर जिनके पास में जिनका झुकाव मार्केट की तरफ होता है और वो मार्केट के अंदर अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। यानी हर व्यक्ति मार्केट को नहीं समझ पाता है, नहीं किसी कंपनी के बारे में अगर उसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर उन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे पैसे को, लेकिन हमारे को डायरेक्ट नहीं लगाकर, डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं लगाकर हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड हाउस को दे देंगे और वहाँ पर जो फंड मैनेजर हैं वो अलग अलग पर्टिकुलर कंपनियों के अंदर, इंडिविजुअल कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उससे हमारे को रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इस आगे देखते हैं। द मनी कलेक्टेड इन द म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टेड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इन लाइन विद द स्कीम्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। यानी वो हमारा जो पैसा है वो फंड मैनेजर्स उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो स्कीम होती है और जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कितना % रिटर्न है, कितना किस प्रकार से उनका एक ऑब्जेक्टिव रखते हैं और उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर देते हैं इन रिटर्न। और रिटर्न में क्या मिलता है, द फंड हाउस चार्जेज ए स्मॉल फ़ी विच इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। और फंड हाउस होते हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, वो हमारे से एक छोटी सी फीस लेते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी अगर 1000 रुपीज़ अगर हमने इन्वेस्ट किया और साल भर में 1000 रुपीज़ के 1500 हो जाते हैं, 1600 हो जाते हैं, 2000 हो जाते हैं, या फिर 1000, 1200, 1000, यानी 1000 से ऊपर ही हमारा को उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। और उसमें से 1% वो, अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल 20%, 25% रिटर्न मिल रहा है तो वो 1% हमारे का जो इन्वेस्टमेंट उसमें जो रिटर्न है उसमें से डिडक्ट करके हर हमारे को पैसा हम उसमें से रिडीम कर सकते हैं। द फीस चार्ज बाय म्यूचुअल फंड आर regulated and are subject to certain limits specified by Securities and Exchange Board of India। जो गवर्निंग बॉडी होती है, यानी स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, आपको पता होना चाहिए कि उनकी गवर्निंग बॉडी कौन है, सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके तहत पूरी की पूरी जो इनके रेगुलेशंस हैं वो सेबी के ही लागू होते हैं। जिस प्रकार से जितने भी बैंक हैं उन बैंकों के ऊपर कौन होता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो जितनी भी इंश्योरेंस, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है जिसका नाम होता है IRDA, इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि जैसे एयरलाइंस होती हैं तो एयरलाइंस के ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हर हमारे इंडिया के अंदर काम करती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी एक IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन होता है, जो हमारे जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको रेगुलेट करता है, जिन्हें उन्हीं के नियम कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, और जैसे हम हमारे यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोई भी नियम कानून हम बनाते हैं तो किसके थ्रू बनाया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग रेट ग्लोबली। वर्ल्ड लेवल पर देखें, ग्लोबल लेवल पर देखते हैं तो इंडिया के पास में हाईएस्ट सेविंग रेट है। यानी इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, हम देख सकते हैं। और डेवलप्ड कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है वो कम है। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, और उसके अंदर एक पोटेंशियल है, जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो वेरी हाई है। दिस penchant for wealth creation makes it necessary for Indian investors to look beyond the traditionally favored bank FDs and gold towards म्यूचुअल फंड। और इसी हिसाब से जो हमारे जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के अंदर ये एक नेसेसरी हो जाता है इंडियन इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे जो ट्रेडिशनल रूप में हम जो FDs और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसके अलावा म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट करें। However, lack of awareness has made mutual funds a less preferred investment avenue। लेकिन जो हमारी अवेयरनेस की कमी के कारण जो म्यूचुअल फंड है उनको कम
प्रेफरेंस दिया जाता है। और आप भी देख लीजिए कि आप लोग जितने वीडियोज़ को देख रहे हैं उनमें से आप, मैं कह सकता हूँ कि मात्र 1% लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे। गाइस ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कह रहा हूँ मात्र आप 1000 रुपीज़ से शुरू कीजिए। अगर आप सैलरी 10,000 15,000 अगर आप उठा रहे हैं तो भी आप 1000 से 2000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको 20 से 25 साल के बाद में वही 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वही 20 लैक्स के लगभग ये आपको वेल्थ जनरेट करके देगी। गाइस बिल्कुल आप सही, आपने सही सुना है। और एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से आप गूगल करके किसी भी कंपनी का एसआईपी कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है वो, या ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, लार्ज कैप कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15% हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 15% to 16% हर साल ग्रोथ करता है। यानी अगर आप अच्छी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको 15% नॉर्मल आपको रिटर्न मिल जाएगा। और छोटी कंपनियां हैं उनके अंदर आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। मिड कैप की कंपनियां हैं उनके अंदर भी बहुत आपको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 चलता है, तो निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर देखते हैं म्यूचुअल फंड्स ऑफर मल्टीपल प्रोडक्ट चॉइसेस फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द फाइनेंशियल स्पेक्ट्रम। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि ऑफर करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट चॉइसेस, यानी बहुत सारे जैसे कंपनियां होती हैं उसी प्रकार से इनके म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मीडियम कैप के होंगे। कैप मतलब कैपिटल, यानी जिनकी कैपिटल, जो कंपनियां छोटी होती हैं, यानी जैसे हम 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक की मान सकते हैं, तो वो हमारी स्मॉल कैप की आ गई। 5000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक आ गई, वो मीडियम कैप की होगी, यानी मीडियम कंपनियाँ होगी। और फिर 10,000 से ऊपर हैं तो वो लार्ज कैप में आ जाती हैं, यानी उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है, वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसी हिसाब से इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एज इन्वेस्टमेंट गोल्स वेरी, मोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, मनी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज, हाउस परचेज एक्सेट्रा, द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव दीज गोल्स वेरी टू। यानी जैसे हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में जो एक्सपेंसेस हैं, या बच्चों के जो एजुकेशन पे हैं, या मैरिज पे हैं, हाउस खरीदने पर, या कोई भी आपकी कोई भी चीज़ आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर छोटा पैसा लगाकर और उस पैसे को, उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में या एफडी करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 10-10 15-15 साल आपको डबल होने में भी वो पैसा लग जाएगा, इतना टाइम लगता है। क्योंकि आज सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे सेविंग अकाउंट पे मिलता है वो 3 से 3.5% मैक्सिमम है। एफडी के ऊपर 7 रुपये से 7.5 रुपये, ठीक है। और पीएफ में है, पीएफ वगैरह में भी, तो इसमें भी आपको 8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑफर्स से प्लोथरा ऑफ स्कीम्स एंड कैटर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स नीड। यानी हर प्रकार के हमारे जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो हर प्रकार के उनके अंदर स्कीम्स हैं, और हर प्रकार के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नीड के हिसाब से, यानी आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथली। लेकिन अगर आपको अच्छी वेल्थ को जनरेट करना है तो आप अमाउंट को बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। म्यूचुअल फंड ऑफर्स एन एक्सीलेंट एवेन्यू फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट एंड बेनिफिट फ्रॉम द अप ट्रेंड्स इन मार्केट कैपिटल मार्केट्स। म्यूचुअल फंड ऑफर एन एक्सीलेंट एवेन्यू फॉर रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड हैं वो ऑफर करते हैं एक्सीलेंट एवेन्यू टू पार्टिसिपेट एंड बेनिफिट फ्रॉम अप ट्रेंड्स इन कैपिटल मार्केट। यानी कैपिटल मार्केट के अंदर, यानी जो हमारे शेयर मार्केट के अंदर है उसके अंदर अप ट्रेंड है, यानी ऊपर की तरफ जो मार्केट भागता है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट
इंक्लाइन करता है तो उसमें हमारा पैसा यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा उसके ऊपर रिटर्न अच्छा मिलता है, पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कैन बी बेनिफिशियल, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टिंग करना बेनिफिशियल हो सकता है यानी फ़ायदेमंद हो सकता है। सॉरी, कब? जब सेलेक्टिंग द राइट फंड कैन बी चैलेंजिंग, सेलेक्टिंग द राइट फंड कैन बी चैलेंजिंग, ये आपको सही म्यूचुअल फंड या उसकी जो स्कीम है उसको सेलेक्ट करना एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर्स शुड डू प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस ऑफ द फंड एंड टेक इनटू कंसिडरेशन द रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ एंड टाइम होराइजन और कंसल्ट अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। फर्दर, in order to reap maximum benefits from mutual fund investment, it is important for investors to diversify across different categories of funds such as equity, debt and gold। यानी जिस प्रकार से मैंने बताया कल भी बताया था कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी एक ही टोकरी के अंदर आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ना कीजिए एक की तरह, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक इन्वेस्टमेंट में अगर आपका नेगेटिव रिटर्न आता है तो दूसरे के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, या तीन या चार में आपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी में कम मिलेगा तो किसी में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स एक साल के अंदर भी आपको रिटर्न मिल सकता है। और पिछले अभी एक साल का अगर रिटर्न आप देखते हैं तो कंपनियों ने 3 साल तक 3 साल में भी 65% CAGR के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है। और इसके लिए आप मेरी दूसरा चैनल है सूर्या वेल्थ क्रिएशन के नाम से, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट के अंदर और किस प्रकार से कौन कौन से शेयर्स आप खरीद सकते हैं, क्या उनकी वैल्यू है, किस प्रकार से कंपनियां काम करती है। यानी मैं वहाँ पर आपको क्या करता हूँ, आपको स्टॉक का एनालिसिस करके बताता हूँ, म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उनके बारे में बताता हूँ और किस प्रकार से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, पहला आपको स्टेप लेना ही होगा। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया यानी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आपका 50% काम वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मात्र आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और 20 से 25 साल के बाद में आज अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है और 20 से 25 साल के बाद में जब आपकी रिटायरमेंट के टाइम तो नहीं आता है 50 ईयर्स के, लेकिन 50 ईयर्स में भी आप एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़ या 20,000 रुपीज़ भी अगर आप कमाते हैं तो उसमें 4 to 5,000 अगर रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं तो 20 ईयर्स में मैं बताता हूँ आपको 1 to 2 करोड़ रुपीज़ की आपकी वेल्थ जनरेट हो जाएगी। आप आराम से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं किसमें, SIP कैलकुलेटर में। द प्लेथर ऑफ स्कीम टू चूज़ फ्रॉम, यानी बहुत सारे जो स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की, उसके अंदर आप कैसे उसको चूज़ करते हैं, कैसे उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आर फेवर्ड ग्लोबली फॉर द वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दे ऑफर, देयर इज़ समथिंग फॉर एवरी प्रोफाइल एंड प्रेफरेंस, यानी हर व्यक्ति की रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उसके अंदर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये देखिए नीचे नीचे देखते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होते हैं, आर्बिट्रेट, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, इनकम ST, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान हो गया, इनकम लॉन्ग टर्म, गिल्ट मनी मंथली इनकम प्लान MIP जैसे, या बैलेंस्ड में है, या गोल्ड ETF है, ETF मतलब इक्विटी ट्रेडेड फंड। इंडेक्स में लगा सकते हैं, यानी जैसे हम निफ्टी 50 बोला था तो वो इंडेक्स है, सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं और निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स होते हैं। थीमेटिक सेक्टर्स यानी सेक्टर वाइज, जिस प्रकार से जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, या फिर एविएशन सेक्टर हो गया, रेलवेज़ का अलग हो गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग हो गया, या फिर FMCG सेक्टर है। तो इसी हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, है ना। पावर सेक्टर हो गया, तो इसी हिसाब से वो भी थीमेटिक सेक्टर के हिसाब से भी
यानी किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल दिख रही है फ्यूचर के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि अभी ईवी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, यानी भविष्य के अंदर पावर जनरेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं हो रही है। पावर जनरेशन में जैसे अडानी है या फिर टाटा पावर है, अडानी पावर है, रिलायंस पावर है, तो ये कंपनियां आपको टारगेटेड रहनी चाहिए आपके लिए। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, किस प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स कुड बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड एंड एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज्ड। यानी एक्टिवली और पैसिवली कैसे, कि आप डायरेक्ट खुद ही मैनेज कर सकते हैं और दूसरे से भी किसी से मैनेज करवा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करके एसआईपी चालू करके और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से इन्वेस्टेड होती रहेगी, मात्र आपको अकाउंट के अंदर आपके सेविंग अकाउंट से जुड़े होगा वो। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स कौन से होते हैं। ओपन एंडेड फंड इज ए म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन ऑन एवरी बिजनेस थ्रू आउट द ईयर, akin to a saving bank account wherein one may deposit and withdraw money every day। यार ये म्यूचुअल जो ओपन स्कीम्स होती हैं इसके अंदर क्या है कि सेविंग बैंक के हिसाब से ही जो हमारा सेविंग अकाउंट है उस हिसाब से ये स्कीम्स होती हैं, जिसके अंदर आप डिपॉजिट करके, रोज़ डिपॉजिट करके या मंथली ईयरली डिपॉजिट करके आप जब चाहिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ओपन एंडेड स्कीम इज़ परपेचुअल एंड डजेंट हैव एनी मैच्योरिटी डेट। और इनके अंदर ओपन एंडेड में किसी प्रकार की कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की मैच्योरिटी डेट नहीं होती। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि LIC के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं या FD, तो वो एक टाइम लॉकिंग पीरियड होता है। यानी हम 1 साल की FD करवाई, 5 साल की FD कराई, तो उससे पहले अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे को पैसा काट के मिलेगा। लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार की मैच्योरिटी नहीं होती, मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट किया, साल भर के अंदर आप निकालना चाहते हैं, जितना साल भर के अंदर रिटर्न आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है तो उससे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स आपको रिटर्न उसके ऊपर मिल जाता है। लेकिन जनरली आपको 5 टाइम्स रिटर्न मिल ही जाता है और FD से डबल ट्रिपल आपको इसके ऊपर, डबल तो मान के चलो आप, डबल रिटर्न आपको मान के चलो आप, और किसी प्रकार का कोई भी रिडम्पशन चार्जेस नहीं होता है। कुछ टैक्स सेवर फंड्स होते हैं जिसका 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और उसके ऊपर आपको अगर वापस निकाल दें तो उसमें अगर बड़ी वेल्थ होती है आपकी, बड़ी कैपिटल होती है करोड़ों रुपए में, तो उसके ऊपर आपको टैक्स रिडम्पशन भी मिलता है। क्लोज एंडेड फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ और पीरियड एंड हैज़ ए स्पेसिफाइड टेन्योर एंड फिक्स मैच्योरिटी डेट। यानी जो क्लोज एंडेड होती हैं उसके अंदर एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट होता है और यूनिट्स ऑफ क्लोज एंड फंड्स कैन बी रिडीम्ड ओनली ऑन मैच्योरिटी। यानी एक 3 साल का, जैसे मैंने बताया कि 3 साल का एक लॉकिंग पीरियड होता है, उस लॉकिंग पीरियड के बाद में ही आप उनको मैच्योर कर सकते हैं, यानी रिडीम कर सकते हैं। प्री मैच्योर रिडम्पशन इज़ नॉट परमिटेड। यानी प्री मैच्योर यानी जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले आप उनको रिडीम नहीं कर सकते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हिंस द यूनिट्स ऑफ ए क्लोज एंडेड फंड आर कंपल्सरली लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द न्यू फंड ऑफर एंड आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक अदर स्टॉक्स। यानी ये किस प्रकार से होते हैं कि क्लोज एंडेड ये फंड्स होते हैं जो कंपल्सरली लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जिस प्रकार से कोई कंपनी लिस्टेड होती हैं वैसे ही ये ETF होते हैं, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर आप डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। सो दैट इन्वेस्टर्स सीकिंग टू एग्जिट द स्कीम बिफोर मैच्योरिटी में सेल द यूनिट्स ऑन द एक्सचेंज। और इनके अंदर कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है, आप डायरेक्ट आज खरीदें, थोड़ा 2 मिनट के बाद में बेचना चाहें तो 2 मिनट के बाद में भी बेच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका जो रिटर्न है, रिटर्न तभी आपको बेनिफिट होगा जब आप लॉन्ग टाइम के अंदर उसको इन्वेस्टेड रहेंगे। एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड फंड्स कौन से होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड इज ए म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच द फंड मैनेजर, एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं जो जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के स्कीम के अंदर इसमें
फंड मैनेजर होते हैं, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, वो एक्टिवली मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को और कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द फंड्स पोर्टफोलियो, डिसाइडिंग ऑन विच द स्टॉक्स टू बाय और होल्ड एंड व्हेन, यूजिंग इज प्रोफेशनल जजमेंट बैक्ड बाय एनालिटिकल रिसर्च। यानी वो एक्टिवली रोज़ उसके ऊपर हमारे जो पोर्टफोलियो है उसको मॉनिटर करते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है या रखे रहना है। उनके ऊपर खुद के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बैक्ड बाय एनालिटिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च के अनुसार, ऐसे नहीं कि मैंने चाहा तभी बेच दिया, फंड मैनेजर ने चाहा तो तभी बेच दिया, उसकी चाह पर नहीं है। चाह यानी उसकी जो रिसर्च होगी, कंपनी की रिसर्च होगी, उसकी खुद की रिसर्च होगी, उस रिसर्च के बेस के ऊपर ही कंपनियों के अंदर बाय सेल और होल्ड का डिसीजन लेगा। इन एन एक्टिव फंड, एक्टिव फंड में क्या होता है कि द फंड मैनेजर्स एम इज टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न एंड आउट परफॉर्म द स्कीम्स बेंचमार्क। एक्टिव फंड में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उसका मेन एम क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स को जनरेट करे और आउट परफॉर्म करे जो स्कीम या बेंचमार्क है। पैसिवली मैनेज्ड फंड कौन से होते हैं? बाय कॉन्ट्रास्ट सिंपली फॉलोज ए मार्केट इंडेक्स्ड दैट इज इन ए पैसिव फंड। पैसिवली मैनेज्ड फंड वो होते हैं जो सिंपली मार्केट को फॉलो करते हैं, मार्केट इंडेक्स को। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 500 है, या फिर सेंसेक्स है, BSE 500 है। तो ये इंडेक्स होते हैं, मार्केट के इंडेक्स होते हैं और इनके अंदर डायरेक्ट वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी इनके अंदर ये कुछ कंपनियों का एक ग्रुप होता है और उन कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उसी हिसाब से आपका पैसा भी रिटर्न पाता है। द फंड मैनेजर रिमेन्स इनएक्टिव, यानी इसके अंदर फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करके और इनएक्टिव हो जाता है, इन बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती उनको। और जिस प्रकार से इंडिया की ग्रोथ होती है, उन कंपनियों की ग्रोथ होती है, उसी हिसाब से भी हमारा पैसा बढ़ता जाता है। और पैसिव इन एज मच एज सी डज नॉट यूज हर जजमेंट और discretion to decide as to which stock to buy or hold, but simply replicates track the scheme's benchmark index in exactly the same proportion. For example, index funds are an index fund and all the exchange traded fund मैंने बताया था पहले ETF exchange traded fund होते हैं। In a passive fund, the fund manager's task is to simply replicate the scheme's benchmark index, that is, generate the same return as the index and not to outperform the scheme's benchmark. इसके अंदर पैसिव वाले में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट उसके अंदर ETF में आपको इन्वेस्टेड करना होता है, या वो जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं वही करते हैं काम, ये हमारा कुछ नहीं करता। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो एक्टिवली या फिर पैसिवली उनके अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ETF के अंदर वो करेंगे तो वो जिस प्रकार से हमारे जो इंडेक्स है, इंडेक्स बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमारा रिटर्न बढ़ेगा। और कुछ होते हैं जो एक्टिव होते हैं तो उसके अंदर वो एक एक कंपनी को टारगेट करेगा, खुद सेलेक्ट करके और एक बास्केट बनाएगा, एक टोकरी बनाएगा शेयर्स की, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और अपने दोस्तों को इस चैनल की जो लिंक है वो आप शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो चाहते लोग हैं, उनको इन चीज़ों का कम से कम नॉलेज हो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसीलिए, यानी आर्टिकल उठाने को तो मैं और भी आर्टिकल ले सकता था, लेकिन ये मैंने एक यूज़फुल चीज़ समझी कि दोनों तरफ से आपको एजुकेटेड किया जाए। ठीक है, तो आपको प्लीज़ शेयर दिस चैनल एंड फॉलो द चैनल, अनदर चैनल, सूर्या वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।